तारीख थी 20 नवंबर 2023। छठ महापर्व की वो सुबह जिस दिन लोग घाट किनारे जाते हैं और सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं। और ठीक इसी क्रम में दुर्गा भी अपने परिवार वालों के साथ घाट किनारे पहुंची थी सूर्य देवता को अर्घ्य देने के लिए। अर्घ्य देकर जैसे ही वो वापस लौटी, रास्ते में उसके सामने आशीष आकर खड़ा हो गया। अब जैसे ही दुर्गा ने आशीष को देखा, वो तुरंत चौंक गई और दुर्गा कुछ समझ पाती इससे पहले आशीष जो है हथियार निकालता है और उससे फायरिंग कर देता है। जब फायरिंग करता है तो दुर्गा को सीधे 2-3 गोलियां जाकर लग जाती हैं। दुर्गा के परिवार वाले उसके बचाव करने आते हैं तो आशीष सारी गोलियां उसके परिवार वालों के ऊपर दाग देता है, जिसकी वजह से दुर्गा को तो गोली लगती है, दुर्गा के जो 2 सगे भाई होते हैं उनको भी गोलियां लग जाती हैं और मौकाए वारदात से उनकी मौत हो जाती है। दुर्गा को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, लेकिन इलाज के दौरान भी उसकी मौत हो जाती है। और दुर्गा की जो भाभी होती हैं, 2 भाभियाँ, उनको भी गोली लगती है और दुर्गा के जो पिता होते हैं उनको भी गोली लगती है, लेकिन उनका इलाज अभी भी चल रहा है। अब ये जो ट्रिपल मर्डर हुआ, इसने हर तरफ से सनसनी फैला दी और इस ट्रिपल मर्डर के पीछे प्यार, धोखा और साथ ही साथ बदला और क्लाइमेक्स, ये सारी चीज़ें हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था? अगर मैं आपको बताऊँ तो जो दुर्गा और आशीष है, ये बेहद एक-दूसरे से प्रेम करते थे और आशीष तो दुर्गा को अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आशीष के ऊपर ऐसा भूत सवार हुआ कि उसने दुर्गा के पूरे परिवार को खत्म करना चाहा। खासकर दुर्गा को उसने सबसे पहले टारगेट किया। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जेआरडी और आप देख रहे हैं 9 पीएम विद जेआरडी। हर रात्रि हम एक नई सच्ची घटना पे आधारित कहानी आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं। ट्रिपल मर्डर को अंजाम देने से पहले आशीष ने एक 14 पन्ने की डायरी लिखी थी। उन 14 पन्नों में उसने वो सारी कहानी बयां की थी जो उसके जीवन में घटी थी पिछले कुछ सालों में। और जो 15वां पन्ना उसने लिखा था, उसमें उसने क्लाइमेक्स लिखा था। और यही डायरी इस पूरी कहानी को बयां करेगी, क्योंकि आशीष ने जिस तरीके से अपनी पूरी डायरी में सारी चीजें लिखी थी, जस्ट उसके 12 घंटे बाद उसने ठीक उसी तरह घटना को अंजाम दिया था। आइए मैं आपको वो डायरी सबसे पहले पढ़ के सुनाता हूं, जो कि 15 पन्नों की डायरी है, जो कि आपको अंदर से हिला कर रख देगी। आशीष के डायरी का जो सबसे पहला पन्ना था, उससे शुरुआत करते हैं। इसमें उसने लिखा था, मेरी बर्बादी की जिम्मेदार दुर्गा झा और उसका परिवार है। हम दोनों ने प्यार किया था। 2 सालों तक हमारे बीच में सब ठीक था। दुर्गा के परिवार को पता चला तो वह मुझ पर प्रेशर बनाने लगी। वह बार-बार यही कहती थी कि मुझे कहीं ले चलो। घर से नहीं निकालने पर वह सुसाइड करने की धमकी देती थी। मैं प्यार तो बहुत करता था, लेकिन कहीं ले जाने की स्थिति में नहीं था। कुछ दिनों का टाइम मांग रहा था, लेकिन दुर्गा सुसाइड की धमकी देती थी। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। 1 महीने में काफ़ी मानसिक तनाव में रहा मैं। अब दूसरा पन्ना जो है वो पढ़ते हैं। दुर्गा किसी भी तरह से घर से निकलना चाहती थी। उसने इसके लिए पटना में गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने का प्लान बनाया। बोली मुझे वहीं एडजस्ट करवा दो। मैंने दुर्गा को पटना में दिनकर गोलबंदर के पास एक गर्ल्स हॉस्टल में रखवा दिया। पास में ही बैंकिंग की तैयारी करने वाली एक कोचिंग में एडमिशन भी करवा दिया। पटना में उसे सारी सुविधाएं दिलवाई। मैं हफ्ते में 2 बार मिलने भी जाता था। 2 महीने तक ऐसा ही चलता रहा। अब तीसरा पन्ना पढ़ते हैं। 2 महीने बाद ही दुर्गा हॉस्टल से निकलने के लिए दबाव बनाने लगी। वह मेरे साथ रहने की जिद करने लगी। पटना में किराए पर कमरा लेकर एक साथ रहने की जिद ने एक बार फिर मुझे तनाव में डाल दिया। मेरी स्थिति इतनी जिद पूरी करने वाली नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका इमोशनल अत्याचार शुरू हो गया। मैं उसे बहुत प्यार करता था, इसलिए सुसाइड की धमकी के आगे झुक गया। हम दोनों ने पटना के नाला रोड पर एक कमरा देखा और वहीं साथ रहने लगे। अब आते हैं चौथे पन्ने पे। दुर्गा को लेकर पटना में रहना मेरे लिए आसान नहीं था। आर्थिक तंगी से जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। मैं माँ बाप के राज में ऐश करने वाला था, लेकिन मजदूरों से भी बदतर जिंदगी जीने लगा था। दुर्गा को खुश करने के लिए मैंने पैसे कमाने के लिए जो काम किया वह बताया भी नहीं जा सकता। इसके बाद भी मैं यही सोचकर खुश था, मेरे पास एक स्वीट सी गर्लफ्रेंड है। थोड़े ही दिन बाद हम दोनों ने वहीं शादी कर ली। पटना में ही हम पति पत्नी की तरह रहने लगे। अब 5वें पन्ने पे आते हैं। दुर्गा पत्नी की तरह मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखती थी। 1-2 नहीं, वह पति के हर व्रत को रखती थी। पूजा और उपवास भी चलता था। वह अपने फायदे के लिए मुझे यकीन दिलाने के लिए सब कुछ करती थी। मैं यह सोच भी नहीं सकता था कि कोई इतना शातिर और स्वार्थी हो सकता है। दुर्गा पत्नी के रूप में मुझे बहुत प्यार देती थी। मैं भी उसके लिए मर मिटने वाली स्थिति में था।
वह ऐसा इसलिए करती थी जिससे मुझे कभी कोई संदेह ना हो। अब आते हैं 6वें पन्ने पे। हम पटना में लिव इन में रह रहे हैं। दुर्गा के घर वालों को इसकी भनक लग गई। वो लोग पटना आ गए। घर वालों ने हम दोनों से बात करके पूरी जानकारी ली। हम दोनों की शादी की जानकारी हुई तो इज्जत का हवाला देकर सामाजिक तौर पर शादी करने के लिए समय मांग लिया। हम दोनों को पटना में ऐसे ही साथ रहने की इजाजत तो दे दी, लेकिन शर्त रख दी। शर्त यह थी कि बच्चे नहीं होने चाहिए। दुर्गा के प्यार के लिए मुझे यह शर्त भी माननी पड़ी, लेकिन यह दुर्गा और ससुराल वालों का बड़ा गेम था। अब आते हैं 7वें पेज पे। अब धोखे की कहानी भी जान लीजिए। साल 2018 में हम दोनों घर आए। अपने अपने घर छठ पूजा की। मैं उसके घर नहीं जाता था, लेकिन वह मेरे घर बुलाने पर आ जाती थी। इस समय तक मुझे नहीं पता था कि उसके लाइफ में कोई और है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे अलावा वह किसी और से भी बात करती होगी। एक बार बात करते पकड़ा तो भाई का बहाना कर गई। दरअसल वह कोई भाई नहीं था, भागलपुर का सुमित था। अब आते हैं 8वें पेज पे। दुर्गा सुमित से काफी समय से जुड़ी थी। मैं दुर्गा को जान से ज्यादा प्यार करता था और वह मुझे धोखा दे रही थी। छठ बाद जब मैं पटना वापस चलने के लिए बोला तो वह सुमित से मिलने के लिए भागलपुर जाने का बहाना बनाने लगी। वह ऐसा नाटक करती थी कि मैं उसके प्रेम जाल में फंस जाता था। मैं इतना प्यार करता था, मेरी आंखों पर पट्टी बंध गई थी। हालांकि पटना आई तो अपने इमोशनल ड्रामे में मुझे फंसा लिया। बाद में ऐसा प्यार दिखाया जिससे सब सामान्य हो गया। अब आते हैं 9वें पेज पे। दुर्गा पटना में जॉब का दबाव बनाने लगी। वह 3 साल से इंटर में फेल हो रही थी। मैंने ऑनलाइन एग्जाम दिलाकर पास करवाया। दुर्गा की खुशी के लिए क्या क्या नहीं किया। काफी कोशिश के बाद मैंने हथुआ मार्केट के तनिष्क ज्वेलरी शॉप में नौकरी लगवा दी। वह सुंदर थी, इसलिए तनिष्क में नौकरी मिल गई। वह मेरी गलती थी। वह पहले से शातिर थी, नौकरी के बाद और शातिर हो गई। इसके बाद वह मेरी बातों को नजरअंदाज करने लगी। अब आते हैं 10वें पेज पे। एक दिन मेरे मोबाइल पर एक कॉल आया। कॉल करने वाला भागलपुर का सुमित था, जिसे दुर्गा अपना भाई बताती थी। सुमित ने कहा, आपने आपके व्हाट्सएप पर कुछ फोटो भेजा हूं, देख लीजिए। सुमित के साथ दुर्गा की आपत्तिजनक तस्वीर देखकर मैं दंग रह गया। मुझे जिस बात का डर लगता था वही मेरे साथ हुआ। सुमित ने बताया कि वह 3 साल से उसके संपर्क में थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करना है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा धोखा हो गया है। अब आते हैं 11वें पेज पे। सुमित ने मुझे फोन कर बताया दुर्गा ने उसे भी धोखा दिया। वह प्यार और शादी का झांसा देती थी। सुमित बोला, मैं पटना में दुकान लगाता हूं, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। सुमित भी मुझे तनाव देने लगा था। इस बात को लेकर दुर्गा से कई बार झगड़ा हो गया। हाथ पैर जोड़ने लगी। मुझे दया आ गई, क्योंकि मैं दुर्गा को बहुत प्यार करता था। अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर सुमित दुर्गा को अपने पास बुलाना चाहता था। अब आते हैं 12वें पेज पे। सुमित ब्लैकमेल कर रहा था। मैं बार बार दुर्गा से महिला थाना में शिकायत करने को कहता था, लेकिन वह तैयार नहीं हुई। वह सुमित के खिलाफ केस करना ही नहीं चाहती थी। मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि मैं तनिष्क की नौकरी छोड़ने के लिए दबाव बनाने लगा। नौकरी छोड़ने को वह राजी नहीं हुई। इसे लेकर हम दोनों के बीच विवाद हुआ। 2021 में वह हमारे साथ भी गेम कर गई। दुर्गा के कहने पर 3 जनवरी 2021 को मैं लखीमसराय गया। मुझे लगा कि अब सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन दुर्गा ने मेरी बर्बादी का जाल बिछाया था। मेरी लाइफ में जो घटना हुई उसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। इस घटना ने मुझे अंदर से इतना तोड़ दिया, मेरे जीने की इच्छा ही खत्म हो गई। अब आते हैं 13वें पेज पे। 4 साल में मैंने दुर्गा को बहुत प्यार दिया। ऐसा हो गया था उसके बिना मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं है। वह तीसरे चक्कर में फंस गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि वह अचानक से मुझे मरने के लिए अकेला छोड़ जाएगी। 14 मार्च 2021 की रात में जो हुआ वो मैं कभी कल्पना भी नहीं की थी। रात 10 बजे वह अचानक मेरे घर पहुंची। दुर्गा मेरे प्यार भूल गई और मुझे गालियां देने लगी। कुछ दूरी पर उसके घर वाले खड़े होकर सब कुछ सुन रहे थे। वह बोली, मैं तो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी, मेरी इज्जत चली गई। मैं समझ ही नहीं पाया कि मेरे साथ अचानक ऐसा क्या हो गया। वह रात ऐसी बीती जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मैं घर परिवार से काफी दूर हो गया। ऐसा लगा जैसे अकेला पाकर मुझे बर्बाद करने की कोशिश की गई है। लाइफ में जिस पर सबसे अधिक भरोसा और विश्वास किया, वही मुझे अपमानित करके चली गई। आज भी वह मेरे कानों में गूंजती है। अब आते हैं 14वें पन्ने पे।
लड़की के चक्कर में तो हर कोई मरता है। कायर हैं वो लोग जो ऐसा करते हैं। मरना ही है तो उसे मार दो जिसने तुम्हें जीते जी मार डाला। ठीक हुआ, जैसा किया वैसा पाया। मैं 3 साल से हर दिन मर-मर के जी रहा हूँ। मन के अंदर बदले की भावनाएँ जगने लगी। ऐसी भावनाओं को ठीक करने के लिए भगवान का सहारा भी लिया। मैंने बोला, प्रभु हमारे माइंड से उसकी कही हुई बातें मिटा दीजिए ताकि हम सही मार्ग पर चल सकें। पर शायद मेरे कर्मों का कोई हिसाब होगा जो शनि भगवान हमें दे रहे हैं। तब हमने फैसला किया, मरने से पहले कुछ पुण्य का काम कर लेते हैं। मरना तो एक दिन सबको है, किसी को पता नहीं। मैंने सुना था कि जो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बाइक से प्लान कर लिया, सोचा इसमें मेरी जान भी चली गई तो धन्य हो जाएंगे। दोस्त अभिषेक तैयार हुआ, लेकिन 28 मार्च 2023 को जब निकलना था तो उसने धोखा दे दिया। मैं अकेले निकल गया। प्रभु से बोला, या तो हमें उधर ही निपटा देना या फिर मेरे दिमाग में मरने और मारने का ख्याल निकाल देना। अब है 15वां पेज, जिसमें आपको क्लाइमेक्स दिखेगा। और वो क्लाइमेक्स आशीष ने अपने इस डायरी के 15वें पन्ने पे लिखा है। मैं प्रभु से सही मार्गदर्शन मांगा। अगर मैं जिंदा रहा तो मुझसे अधर्म हो जाएगा। शायद प्रभु को यही मंजूर होगा। अब तब जैसे सोचा था वैसा ही हो रहा है। मैं लिख रहा हूं, पर इसके एक क्षण के बाद क्या होगा हमें नहीं पता है। बस सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया है। वह जो चाहेंगे वही होगा। देवों के देव महादेव ने सृष्टि रची है, मेरी क्या औकात मैं किसी का भला बुरा कर सकूं। जिसने जैसा किया है वैसा ही भरना पड़ेगा। मैंने सारे धर्म के काम किए, लेकिन खुद सीने में एक तूफान समेट के रखा है। मैं लोगों के बीच झूठी हंसी और खुशी का दिखावा करके जी रहा हूं। मैंने लोगों को यह नहीं लगने दिया कि अंदर से कितना टूटा और मरा हुआ इंसान हूं। आशीष ने पेज नंबर 15 पर लिखा, बस अंतिम यात्रा पर जाने की जल्दी है। हम जानते हैं हम मरने वाले हैं। मरते समय हम झूठ क्यों बोलेंगे? मेरे जीवन में अब बचा ही क्या है? सब कुछ छूट गया था। परिवार के साथ प्यार, सब कुछ मुझसे दूर हो गया था। तब मैंने सोचा उसके बगैर जी नहीं सकता और मर भी नहीं सकता। 20 नवंबर को जो भी कुछ हुआ या मेरे हाथों से होगा, उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। मेरे मन की बात है, मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे मन में क्या चल रहा है, यह किसी को नहीं पता है। मैं पिछले 3 साल यानी 14 मार्च 2021 से बहुत परेशानी से जी रहा हूँ। काफ़ी तनाव में हूँ। उलझन ऐसी है कि मन और दिल अलग-अलग चल रहा है। बस दिखाने के लिए लोगों के बीच ऐसे ही जी रहा हूँ, जैसे काफ़ी खुश हूँ। आशीष ने 15वें पेज में लिखा, कहर तो बरपेगा ही। मैं 12 ज्योतिर्लिंगों और एक पशुपतिनाथ 13 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करते समय दिल से फूट-फूट कर रोया हूँ। बहुत आंसू गिरे हैं मेरे बाबा के दरबार में। महादेव, जाने आगे क्या होने वाला है, हमें सब कुछ स्वीकार है। आज मैं यानी 19 नवंबर 2023 को अशोक धाम गया। यहाँ 30 मिनट तक बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना की, हमें अधर्म करने से रोक लीजिए। एक चांस दीजिए, और कुछ मांगा है वो मिल गया तो ये सब बला टल जाएगी। पर दो देवों को देव महादेव को ये पसंद नहीं। हम तब हमारी मृत्यु और तांडव भी तय है। आशीष ने अंत में हर हर महादेव जय श्री राम लिखा। ये 15 पेज की डायरी आशीष लिखता है और लिखने के बाद ठीक उसी तरह घटना को अंजाम देता है जैसा उसने डायरी में लिख रखा था कि अब तांडव होगा। वो उस धोखे से इतना मानसिक रूप से ग्रसित हो चुका था कि उसके अंदर बदले की भावना जग रही थी। पुलिस ने उसके डायरी के आधार पर सुमित से भी पूछताछ की, उससे बहुत सारी चीजें पता चली। लेकिन अभी भी तलाश है यहाँ पर आशीष की, क्योंकि आशीष तब से फरार है और हर कोई इस ट्रिपल मर्डर की वजह से पूरी तरह दहशत में आ गया। हर किसी को ये चीज समझ में आने लगी कि प्यार में धोखा मिलने पर इंसान का मानसिक संतुलन इतना ज्यादा बिगड़ सकता है कि वो बेबाक होकर किसी की भी हत्या कर सकता है। आदमी बौखला जाता है, बदले की एक भावना उसके अंदर आ जाती है। आज की कहानी यही थी। कुछ भी आपकी राय हो या फिर कुछ भी आप कहना चाहते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। मैं मिलूंगा कल फिर से एक नई सच्ची घटना पे आधारित कहानी लेकर आपके सामने। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।